डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये चैप्टर होता है क्या। अच्छा, इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, वो सब बिल्कुल सेपरेट है। रीज़न कि इससे पहले जो कुछ भी अब तक हमने पढ़ा है वो सब रिलेट करता है आपका ट्रेडिंग बिजनेस से। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस से मुराद ये होती है कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आप गुड्स बाय करके फिर बेच देते हैं। ठीक है, गुड्स बाजार से ख़रीद कर लेकर आए, और ख़रीद कर लाने के बाद आपने उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रखा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखा, और फिर मार्केट में आपने उसे ले जाकर बेच दिया। तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, और उसमें जो है वो सेल परचेज वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप गुड्स बाय नहीं करते, बल्कि आप गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करके फिर बेचना चाहते हैं। मैन्युफैक्चर लफ्ज़ आ गया मैन्युफैक्चर का। तो अगर आप गुड्स बाय नहीं करते बल्कि आप गुड्स जो है वो खुद बना कर बेचना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है क्या, वो बात की बात है। तो फिर वहाँ की जो अकाउंटिंग होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट चले आती है। ठीक है, कॉस्टिंग की तरफ चले आती है। कॉस्ट कॉस्ट की तरफ हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जितना भी जिक्र है ना, वो सब कॉस्ट के हवाले से है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ताल्लुक, यानी इस टॉपिक का ताल्लुक बेसिकली किस कारोबार से होगा? एक ऐसे बिजनेस से इसका ताल्लुक है जिसमें आप कोई भी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे और फिर बेचेंगे। खरीद कर नहीं बेचेंगे, बल्कि आप गुड्स को बनाकर फिर बेचेंगे। तो इस टॉपिक का ताल्लुक है मैन्युफैक्चरिंग से। ठीक, चलो। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग को समझने से पहले हम ज़रा ये बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है, बनानी है। ठीक है, बना लेते हैं। बनाने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो है कॉस्ट। मुझे पता होनी चाहिए कि जो गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर की है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद मुझे कितने की पड़ी। कॉस्ट पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए सर? अगर कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं उसे सेल कैसे करूँगा, है ना? जब तक कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक मैं उसे सेल नहीं कर सकता। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो भी गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर की है, वो मैन्युफैक्चर करने के बाद उसकी कॉस्ट क्या आई है। मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी ओ लेवल्स की ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस क्या है। मैं आपको एक फ़ीस बताता हूँ। ये फ़ीस मैंने आपको ऐसे ही हवा में तो नहीं बताई होगी, एक अंदाज़न तो नहीं बताई होगी। अगर अंदाज़ा भी लगाया तो कुछ ना कुछ मेरी बेसिस तो रही होंगी। मैंने अज्यूम किया होगा कि अगर मैं आपको ओ लेवल्स की ऑनलाइन क्लास की फ़ीस बता रहा हूँ, तो पहले मैंने अज्यूम किया होगा कि मैं आपको कितनी देर पढ़ाऊँगा। उस जितनी देर मैं आपको पढ़ाऊँगा उतनी देर में कितनी मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, कितना मेरा लैपटॉप का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितनी मेरी एफर्ट लगेगी उसके अंदर, कितने मेरे और दीगर एक्सपेंसेस होंगे। अगर कुछ मैं उस दौरान कुछ खा पी रहा हूँ तो वो भी इस पार्ट का पार्ट बना लूँगा मैं। तो कितने मेरे एक्सपेंसेस होंगे वो सब मैं माइंड में या कहीं ना कहीं कैलकुलेट करूँगा। कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा प्रॉफिट रखने के बाद कि भाई ये आपकी जो है वो ओ लेवल्स की ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस है जस्ट 200 रुपीज़। वाओ सर, इसमें क्या, इसमें तो ब्लैक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंज्यूम वो कवर होगी, इसमें आपने कैसे बता दी? सर बहरहाल वो एक हमारा मामला है। तो कॉस्ट से मुराद ये है कि आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। कॉस्ट क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि अगर कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं उसे बेच नहीं पाऊँगा। सही जनाब। तो ये तो पता चल गया हमें कि मैन्युफैक्चरिंग का ताल्लुक एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यानी इस टॉपिक का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो यही है। आगे भी बहुत सारी चीज़ है, यानी कि इसमें इनकम स्टेटमेंट भी होगी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले पढ़ते आते थे। लेकिन इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो हम पढ़ेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए हमें पहले कॉस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। अच्छा भाई, अब ये माइंड में रखते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अगर करते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बुनियादी तौर पर दो किस्म की कॉस्ट है। एक तो है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में बुनियादी तौर, अभी इसकी क्लासिफिकेशन पे हम मजीद जाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर मैं इसे ब्रॉडर टर्म में देखूं तो दो किस्म की कॉस्ट हो गई। एक हो गई आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और एक हो गई आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट से मुराद है कि वो तमाम कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। क्या बोल रहे हैं सर, एसोसिएटेड कुछ अजीब सा लफ्ज़ हो गया। वो तमाम कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्ट, इसको यूं कहूं, वो तमाम कॉस्ट
जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, या यूं कहूं वो तमाम कॉस्ट जिसे आप पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं, इसको यूं समझे, पर यूनिट आइडेंटिफिकेशन जिसकी है वो कहलाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर क्या एग्जांपल लूँ मैं? हाँ, एक बर्गर बनाते हैं हम, आओ बर्गर बनाते हैं। अगर मैं बर्गर बनाता हूँ, अंडे वाला बर्गर बनाता हूँ, छोटी सी दुकान है मेरी, गरीब आदमी हूँ मैं, अंडे वाला बर्गर बनाता हूँ मैं अगर, तो क्या मुझे ये पता है कि एक एक बर्गर में कितने बन लगेंगे? जी सर पता है। एक बर्गर में एक बन लगेगा, दो बर्गर में दो बन लगेंगे, चार बर्गर में चार बन लगेंगे। ठीक है, तो क्या मैं ये जो बर्गर की कॉस्ट है इसे पर यूनिट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? जी सर। जिस कॉस्ट को पर यूनिट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी ये बता सकते हैं कि एक यूनिट में कितनी कॉस्ट लगेगी, वो तमाम कॉस्ट क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि एक बर्गर में कितने बन लगेंगे? जी सर बता सकते हैं। चार बर्गर में कितने बन लगेंगे? जी सर बता सकते हैं। 10 बर्गर में कितने बन लगेंगे? जी सर बता सकते हैं। तो ये जो बर्गर की कॉस्ट हो गई, ये जो बन की कॉस्ट हो गई, वो कौन सी कॉस्ट हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट फॉर बर्गर, बर्गर के लिए। अच्छा, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि एक बर्गर में कितने कबाब लगेंगे? जी सर, एक बर्गर में एक कबाब, दो बर्गर में दो कबाब, तीन बर्गर में तीन कबाब, चार बर्गर में चार कबाब, 10 बर्गर में 10 कबाब। इसका मतलब कि मैं कबाब को भी पर यूनिट क्या कर सकता हूँ? आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जी सर बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कबाब की कॉस्ट भी क्या हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। क्या मैं अंडे की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? अंडे वाला बर्गर, ओ वाह अंडे वाला बर्गर, जी सर बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अंडे वाला बर्गर ही बनाते हैं आप, तो चार बर्गर बनाएंगे तो चार अंडे लगेंगे, छः बर्गर बनाएंगे तो छः अंडे लगेंगे, यानी कि अंडे की कॉस्ट भी क्या हो गई? आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। ठीक है भाई, तो जितनी भी कॉस्ट है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ये सारी की सारी कौन सी कॉस्ट है? सर ये सारी की सारी हैं डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा भाई, अच्छा मैंने एक बच्चा रखा हुआ है, उस बच्चे का काम है कि बेटा आप बर्गर बनाएंगे, और जितने बर्गर आप बनाएंगे मैं आपको आपके बर्गर के हिसाब से तनख्वाह दे दूंगा। आपने चार बर्गर बनाए, चार बर्गर की तनख्वाह दूंगा आपको। 400 बर्गर बनाओगे, 400 बर्गर की तनख्वाह दूंगा। 4000 बर्गर बनाओगे, 4000 बर्गर की तनख्वाह दूंगा। जितने बर्गर, मैं बर्गर नहीं बनाता, मैं तो सेठ हूँ भाई, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं काउंटर पे बैठा हूँ, पैसे लेता हूँ और बच्चा मेरा बर्गर बनाता चला जाता है। अब वो जितने बर्गर बनाते जाएगा, जाहिर सी बात है मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो स्लिप बना रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चे ने कितने बर्गर बनाए। ठीक है भाई, ये जो मैं बच्चे को सैलरी दूंगा जो बर्गर बना रहा है, ये भी तो मेरी कॉस्ट है ना। कॉस्ट का मतलब मेरी जेब से जो पैसा लग रहा है, इसको माइंड में रखिए। कॉस्ट का मतलब आपकी जेब से जो पैसा लग रहा है। तो बर्गर बनाने के लिए पहले तो मटेरियल मैंने अपनी जेब से लगाया, अंडा बन कबाब वगैरह ये सब इस पर लगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट आई, वो सारी कॉस्ट बताई, कौन सी? डायरेक्ट कॉस्ट। क्यों डायरेक्ट? क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एक बर्गर में कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि एक बर्गर के लिए बच्चे को कितने पैसे दे रहा हूँ? ये सर बिल्कुल बता सकते हैं। आपने कोई ना कोई डिसाइड किया कि एक बच्चे, एक बर्गर के लिए, एक बच्चे के लिए नहीं, एक बर्गर के लिए आप बच्चे को मिसाल के तौर पर 100 रुपये दें। अब वो जितने बर्गर बनाएगा 100 रुपये के हिसाब से उसकी तनख्वाह जो वो आइडेंटिफाई की जा सकती है। अगर उसने 40 बर्गर बनाए तो 40 बर्गर की तनख्वाह उसकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सर आप जो बच्चे को सैलरी दे रहे हैं उसे भी आप पर यूनिट, पर बर्गर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं अपनी कॉस्ट को पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो ऐसी तमाम कॉस्ट क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, अच्छा ज़रा समझिएगा, मुझे समझाइएगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चे को एक बर्गर बनाने के 10 रुपये दूंगा, ये मैंने बच्चे से तय कर लिया। आज बच्चे को रखा काम पे, मैंने उसे कहा कि बेटा एक बर्गर बनाने के मैं आपको 10 रुपये दूंगा। उसने बोला ठीक है सर। अब पूरे महीने के आखिर में ना, पूरे महीने के आखिर में मैंने उसे 20,000 दिए। कितने दिए मैंने उसे? 20,000। 20,000 मैंने उसे दिए। एक बर्गर कितने दे रहा था? 10 रुपये। क्या आप बता सकते हैं उसने कितने बर्गर बनाए होंगे? जी सर 2,000 बर्गर बनाए होंगे। मैंने तो नहीं बताया आपको, आपने डायरेक्ट मुझे बता दिया कि सर आपने उसे अगर 20,000 दिए हैं, 20,000 रुपये मैंने उसे दिए, और डिसाइड हुआ था कि एक बर्गर के कितने दूंगा? 10 रुपये दूंगा। तो 20,000 को आपने 10 से डिवाइड किया, सर आप, उसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे ने लाजमी तौर पर 2,000 बर्गर बनाए होंगे। यानी कि आपने उसकी कॉस्ट को क्या पर यूनिट आइडेंटिफाई किया? जी सर, आपने डिसाइड कर लिया था कि एक यूनिट के उसे 10 रुपये मिलेंगे, यानी उसकी जो कॉस्ट थी, लेबर की जो कॉस्ट थी, वो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल थी। वो तमाम कॉस्ट जिसे पर यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो तमाम कॉस्ट क्या कहलाएगी? सर वो तमाम कॉस्ट कहलाएगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। तो वो जो बच्चे की जो तनख्वाह थी वो भी है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है भाई, ठीक है सर। अच्छा जी, इसके अलावा एक और टर्म पढ़ते हैं, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? ये मेरी टर्म, मुझसे थोड़ा ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, थोड़ा मामला ऐसा है, बताता नहीं हूँ मैं, लेकिन बस छुपा के रखता हूँ इन बातों को।
पेटी वाला की बुक्स अगर आपके दिमाग से कभी गुजरे, खैर ओ लेवल्स में तो नहीं है, ओ लेवल्स में पेटी वाला की बुक नहीं है, लेकिन बहरहाल कभी आप देखें मार्केट में या इंटरनेट पर देखें पेटी वाला की अकाउंटिंग की बुक और स्टैट्स की बुक, बिजनेस मैथ की बुक, तो उसमें कभी नाम देखें ना, शायद छोटा सा कहीं लिखा हुआ था समीर हुसैन। बहरहाल, तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पेटी वाला के लिए बुक लिखी। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत ही अलग है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल टर्म्स एंड कंडीशन बताता हूँ कि होती क्या है। होता ये है कि वो ये कहते हैं कि सर जितनी बुक्स बिकेंगी ना, हर बुक के हिसाब से मैं आपको एक मिसाल के तौर पर 100 रुपये दूंगा। उन्होंने ये कहा, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, जितनी बुक्स बिकेंगी सर हर बुक के हिसाब से मैं आपको 100 रुपये देता चला जाऊँगा। ठीक है, तो वो जो 100 रुपये मुझे दे रहे हैं वो उनके लिए क्या है, उनके लिए तो एक्सपेंस है, खर्चा है, सही, उनके लिए क्या है, वो कॉस्ट है। तो बुक को बेचने की उनकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, क्या पर यूनिट आइडेंटिफाइबल है वो कॉस्ट? जी सर, जितनी बुक्स बनेंगी हर बुक पर वो मुझे पैसे देते जाएंगे, जितने बुक्स वो छापेंगे हर बुक पर वो मुझे पैसे देते चले आएंगे। ठीक है, तो हर बुक के हिसाब से वो मुझे क्या पे कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं। रॉयल्टी भी क्या है, रॉयल्टी भी डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि जितनी बुक्स छपेंगी उतनी बार वो मुझे पैसे देंगे, जितनी बार मेरी मूवी थिएटर में लगेगी उतनी बार मुझे उसकी पेमेंट मिलेगी। क्या है ये? रॉयल्टी है। ठीक है, क्या आइडेंटिफाइबल है? पर यूनिट। पर यूनिट से मुराद है एक मूवी के हिसाब, एक पर डे के हिसाब से आइडेंटिफाइबल है? जी सर। क्या मेरी जो कॉस्ट वो पे कर रहे हैं रॉयल्टी की, क्या वो पर बुक आइडेंटिफाइबल है? जी सर, पर बुक आइडेंटिफाइबल है। एक बुक पे आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये दे रहे हैं। तो अगर कोई भी कॉस्ट ऐसी है जो एक यूनिट के हिसाब से डिसाइडेड है, पता है कि एक यूनिट की इतनी कॉस्ट है, वो तमाम कॉस्ट क्या कहलाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। सही जनाब, तो डायरेक्ट कॉस्ट आपको समझ में आता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट से मुराद है वो तमाम कॉस्ट, इसको उल्टा कर दीजिए, जो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल ना हो, जिसे आप एक यूनिट के हिसाब से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो तमाम कॉस्ट क्या कहलाती है? आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। अच्छा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी अंडे वाले बर्गर की। अंडे वाले बर्गर में क्या प्याज डलता है? हाँ सर, बिल्कुल डलता है। प्याज, खीरा, टमाटर, वाह, केचप। तो प्याज, खीरा, टमाटर, केचप वगैरह जो भी है, मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक बर्गर में कितना केचप डलेगा या कितनी प्याज डलेगी? सर ये थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा मुश्किल हो गया सर। हाँ सही है, मुश्किल हो गया। आप पर बर्गर आइडेंटिफाई, किसी बर्गर, आप बर्गर बनाने वाले से ही पूछ लीजिएगा, वो जब डालता है ना, रैंडमली डालता है, उसका खुद का हिसाब कभी बैलेंस नहीं होता। किसी में ज़्यादा प्याज होगी, किसी में कम प्याज होगी, किसी में ज़्यादा केचप होगा, किसी में कम केचप होगा। ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा सर, लाजमी होगा। कभी भी इक्वल केचप, इक्वल प्याज तमाम बर्गर में हो ही नहीं सकता। लेकिन बर्गर इक्वल होगा, कबाब इक्वल होगा, अंडा इक्वल होगा, सब एक अंडा, एक कबाब, एक बर्गर, ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, पर यूनिट के हिसाब से नहीं बता सकता कि सर एक बर्गर में कितना प्याज लगेगा। तो वो जो प्याज की कॉस्ट है, वो जो केचप की कॉस्ट है, वो जो मसाले की कॉस्ट है, वो सब क्या हो गई सर? वो सब हो गई आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, या फिर बिजली इस्तेमाल कर रहा है, गैस इस्तेमाल कर, गैस पे पकाएगा ना भाई वो। अब क्या बता सकते हैं कि वो एक बर्गर में कितनी गैस इस्तेमाल कर रहा है? नहीं सर। कभी गैस खुली छोड़ के वो बर्गर बना रहा है, कभी एक साथ 4 बर्गर लगा रहा है, कभी एक वक्त में एक बर्गर लगा रहा है, तो गैस तो आइडेंटिफाइबल नहीं है ना। एक वक्त में तवे में कभी वो एक बर्गर बना रहा है, उतनी गैस लग रही है, कभी वो एक वक्त में 10 बर्गर बना रहा है, उतनी गैस लग रही है। तो गैस तो आइडेंटिफाइबल नहीं है सर कि एक बर्गर में कितने की गैस लग रही है। वो तमाम कॉस्ट जो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल ना हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है जनाब, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गई? जो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल है, जो आपको पता है कि एक यूनिट में कितनी कॉस्ट लगनी है, वो कहलाएगी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। वो तमाम कॉस्ट जो पर यूनिट नहीं पता कि एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट लगेगी, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो कहलाएगी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक, चलो अब बात करते हैं सर डायरेक्ट कॉस्ट के हवाले से। डायरेक्ट कॉस्ट में पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट लेबर और फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये तीनों बातें एक्सप्लेन कर दी है, सिर्फ आपको बताना। अभी मैंने आपको बर्गर की एग्जांपल दी। बर्गर बनाने के लिए मैंने मटेरियल इस्तेमाल किया। सबसे पहली कॉस्ट क्या है उसमें? मटेरियल। मटेरियल क्या लगा उसमें सर? उसमें लगा अंडा, कबाब, बर्गर। ये जो तीनों कॉस्ट हैं, अंडा, कबाब, बर्गर, ये तीनों मेरे लिए क्या है सर? ये तीनों आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल है। सही है, डायरेक्ट मटेरियल क्यों? क्योंकि मैं पहली बात तो ये क्या है मेरे लिए? मटेरियल है। अंडा भी मटेरियल है, कबाब भी मटेरियल है, और क्या एक और क्या था यार? बन भी मेरे लिए मटेरियल है। ये तीनों मेरे लिए क्या है? मटेरियल है। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई हो सकता है कि एक बर्गर में कितना बन लगेगा, कितनी कबाब लगेगी और कितना वो जो भी था वो लगेगा।
सही। तो ये तीनों कॉस्ट है मेरे लिए, तीनों मेरे लिए क्या है, मटेरियल है। और ये तीनों मटेरियल मेरे लिए कौन सा मटेरियल है, ये तीनों मटेरियल मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि मैं इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। चलिए सर और कोई एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल है, और कोई एग्जांपल देते हैं। आपकी कंपनी जो है वो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या ये पता होगा कि एक शर्ट में कितना कपड़ा लगेगा? आप कभी टेलर को जाकर बोलें कि मुझे शलवार कमीज सी के दे दो या मुझे शर्ट सीकर दे दो, वो बताएगा कितना कपड़ा चाहिए? जी सर बिल्कुल बताएगा, इतना कपड़ा चाहिए। तो उसे पता है कि एक शर्ट में, एक शलवार कमीज में कितना कपड़ा लगना है। तो जब वो बता सकता है कि भाई एक सूट में कितना कपड़ा लगेगा, दो सूट में कितना कपड़ा लगेगा, तो कपड़े की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो गई सर? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया? वो मटेरियल जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आइडेंटिफाइबल हो पर यूनिट, कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, वो तमाम मटेरियल क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे सिर्फ मटेरियल नहीं चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए। कौन सी लेबर चाहिए? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो जिसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो शर्ट मैन्युफैक्चर मेरी मैं तो नहीं करूंगा, लेबर मैन्युफैक्चर करी, मेरी फैक्ट्री में हज़ारों लेबर काम कर रही है। मैंने लेबर को हायर किया, मैंने उनसे कहा कि भाई शर्ट मैन्युफैक्चर करके दो। लेबर को मैंने कहा जितनी शर्ट बनाओगे हर शर्ट पे 500 रुपये मिलेंगे, हर शर्ट पे 500। तो लेबर की कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई कर ली। एक यूनिट पर लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है? 5 यूनिट। कौन सी कॉस्ट कहलाएगी मेरे लिए? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। और लेबर की जो तनख्वाह है वो मेरे लिए क्या कहलाएगी? डायरेक्ट लेबर। यानी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर ही दो कॉस्ट हो गई, एक डायरेक्ट मटेरियल हो गई और एक डायरेक्ट लेबर हो गई। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जिसे मैं पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मटेरियल और लेबर का मतलब क्या हो गया? मटेरियल से मुराद प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल भी लगेगा और प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर भी लगेगी। लेकिन ये कौन सा मटेरियल और लेबर है? ये वो मटेरियल और लेबर है जिसे मैं पर यूनिट आइडेंटिफाई कर सकता हूं। यानी एक यूनिट पर कितना मटेरियल लगेगा, एक यूनिट पर कितनी लेबर लगेगी, मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ये सब क्या कहलाएगा मेरे लिए? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको मैंने रॉयल्टी की एग्जांपल दी। जी सर बिल्कुल दी। वो रॉयल्टी क्या है? वो रॉयल्टी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों? क्योंकि रॉयल्टी ना ही मटीरियल है और ना ही लेबर है। ठीक है। रॉयल्टी जो पे कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो भी रॉयल्टी में पे कर रहा हूं, ना ही वो मटेरियल है और ना ही वो लेबर है। तो फिर वो जितना भी ऐसा एक्सपेंस है जो मटेरियल और लेबर की कैटेगरी से बाहर चला जाता है, उसे हम कह रहे हैं एक्सपेंसेस। और क्योंकि वो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल है, तो वो जो रॉयल्टी की कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी? मेरी डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट कहलाएगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंस 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हो गया: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, तो इन तीनों को ऐड करके जो कॉस्ट आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो उसे हम क्या कह देते हैं सर? उसे हम कह देते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की। इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक और नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? वो तमाम कॉस्ट जो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल ना हो, जिसे आप एक यूनिट के हिसाब से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो तमाम कॉस्ट क्या कहलाती है? आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। इसमें आता है सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट लेबर और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल से मुराद, आपको मैंने बर्गर की एग्जांपल दी, बर्गर में इस्तेमाल होने वाला प्याज, टमाटर, खीरा, केचप वगैरह वगैरह, वो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं है। कौन सा मटेरियल कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मेरी फैक्ट्री में शर्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है, तो शर्ट में मुझे ये तो पता है कपड़ा कितना लगेगा, लेकिन धागा कितना लगेगा? ओ माय गॉड, ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया सर। धागा कितना लगेगा सर? नहीं बता सकता मैं, बिल्कुल नहीं बता सकता। तो धागा भी मटेरियल है, लेकिन कौन सा मटेरियल है सर? ये इनडायरेक्ट मटेरियल। क्यों? क्योंकि आप इसे पर शर्ट यानी पर यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा सर बटन बता दीजिए। बटन भी आइडेंटिफाइबल नहीं है। क्यों नहीं है? कभी किसी शर्ट में ज़्यादा बटन लगते हैं, कभी किसी शर्ट में कम बटन लगते हैं, कभी बटन टूट जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो बटन्स भी आइडेंटिफाइबल नहीं है। ठीक है। पर यूनिट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि एक शर्ट में कितनी बटन लगेंगे। आप टेलर के पास जाके पूछेंगे भाई एक शर्ट में कितने बटन लगेंगे, वो बोलेगा ये तो आप बताएंगे कि कितने बटन चाहिए, आस्तीन में कितने चाहिए, ऊपर कितने चाहिए, मैं तो नहीं बता सकता। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे बटन बताएंगे। हाँ, शर्ट के लिए कपड़ा वो बताएगा आपको, कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल, बटन और धागा इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में, सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट लेबर की। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? ये वो लेबर है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं है। लाइक फैक्ट्री के बाहर गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड है ना, फैक्ट्री गार्ड की भी तनख्वाह होगी कुछ ना कुछ, बिल्कुल होगी। क्या आप बता सकते हैं कि एक यूनिट के हिसाब से उसकी कितनी तनख्वाह है? सर उसकी तनख्वाह तो यूनिट के हिसाब से है ही नहीं। चलो फिर भी बता दो ना यार। नहीं बता सकते सर, बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी तनख्वाह यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसकी तनख्वाह हमने यूनिट के हिसाब से तय ही नहीं की। 1 यूनिट बना रहे तब भी उसकी वही तनख्वाह आ रही है 20,000 रुपये, 1,00,000 यूनिट बना रहे तब भी उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये। तो सर उसकी तनख्वाह तो यूनिट के हिसाब से है ही नहीं। चलो छोड़ो, गार्ड को छोड़ दो, आपकी फैक्ट्री में मैनेजर तो होगा। जी सर बिल्कुल होगा।
क्या वो चप्पलें बना आपकी फैक्ट्री में चप्पलें बनती है, क्या वो भी चप्पलें बनाता है? नहीं सर, वो चप्पलें नहीं बनाता, वो सिर्फ आके देखते हैं और सबको डांट पट के चला जाता है। तो मैनेजर की जो तनख्वाह है वो भी तो लेबर है आपकी फैक्ट्री का, बिल्कुल लेबर है। तो मैनेजर की तनख्वाह डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आप सोचेंगे, एक चप्पल बनाएंगे तब भी मैनेजर को वही 2 लाख रुपए तनख्वाह जाएगी, 1 लाख चप्पल बनाएंगे तब भी मैनेजर को वही 2 लाख रुपए तनख्वाह जाएगी। तो मैनेजर की जो तनख्वाह है वो तो पर यूनिट आइडेंटिफाइबल है ही नहीं, आपने उसकी तनख्वाह तो यूनिट के हिसाब से रखी ही नहीं है। तो मैनेजर की जो तनख्वाह हो गई सर, वो भी कौन सी कॉस्ट हो गई हमारी? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर हो गई। तो इनडायरेक्ट लेबर क्या है? वो तमाम लेबर, वो फैक्ट्री की वो तमाम लेबर जो पर यूनिट के हिसाब से काम नहीं कर रही, जिनकी तनख्वाह पर यूनिट के हिसाब से आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो तमाम लेबर क्या कहलाएगी? आपकी इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। आसान लफ्ज़ों में कहूँ, वो तमाम लेबर जो प्रोडक्ट नहीं बना रही, वो सब की सब क्या है? आपकी इनडायरेक्ट लेबर। ठीक। अच्छा, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अब आपके तमाम खर्चे आ जाएंगे, अब तक जो कुछ पड़ा यहां तक, इसके अलावा जो कुछ भी फैक्ट्री का खर्चा है, जो कुछ भी आपकी फैक्ट्री का खर्चा है, वो सब क्या कहलाएगा आपका? वो सब कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि फैक्ट्री का रेंट, बिजली का बिल, फैक्ट्री का रिपेयर, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, जो कुछ भी आपके फैक्ट्री का खर्चा हो रहा है, जो कुछ भी, वो सब आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में। और ये भी आप खुद सोच कर देख लीजिए, रेंट दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, बिजली का बिल दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, क्या आप बता सकते हैं कि 1 यूनिट का रेंट कितना है या 1 यूनिट के लिए कितनी बिजली पे कर रहे हैं? नहीं सर, ये भी पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं है कोई भी कॉस्ट, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है जनाब। तो पीछे हमने क्या पढ़ा? डायरेक्ट कॉस्ट। अब क्या पढ़ा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तीनों डायरेक्ट कॉस्ट को जब हमने ऐड किया तो हमने उसे कहा था प्राइम कॉस्ट। उसी प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड को, ये जो अभी खर्चे आए हैं, ठीक है, इन खर्चों को हमने क्या कहा? इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड, अगर इसको भी मिला दूं तो इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो बात की बात है। ठीक है, फिलहाल आप डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे फोकस कीजिए। डायरेक्ट कॉस्ट में 3 चीजें पढ़ी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी 3 चीजें पढ़ी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो अब बात करते हैं हम इन्वेंट्री की, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, मुख्तसर से ये डिस्कस करके फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। ट्रेडिंग बिजनेस में एक ही तरह की इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट्स इट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह की इन्वेंट्री, टन टन टन, ये 3 इन्वेंट्री कौन सी है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल से मुराद है कोई भी ऐसा मटेरियल जो रॉ फॉर्म से मुराद है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो शर्ट मैन्युफैक्चर के लिए मैं कपड़ा लेकर आया, अभी कपड़े से मैं शर्ट बनाऊंगा, अभी शर्ट बनाई नहीं है, तो वो कपड़ा मेरे लिए क्या है? सिंपल कपड़ा मेरे लिए है रॉ मटेरियल। मैं बर्गर बना रहा था तो बर्गर बनाने के लिए मैं अंडा बन कबाब लेकर आया, अंडा बन कबाब जब मैंने रखा हुआ है अभी चूल्हे पे नहीं, जहाँ जैसे लेकर आया था वैसे ही रखा हुआ है, तो वो मेरे लिए क्या है? सर वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है। जिस हालत में लेकर आया अगर उसी हालत में वो चीज़ मौजूद है तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है। अब अंडा बन कबाब मैंने अपनी लेबर को दिया, मैंने कहा कि भाई इससे बर्गर बना कर दो। शर्ट मैंने यानी कपड़ा मैंने अपनी लेबर को दिया, मैंने कहा कि इससे शर्ट बना कर दो। अब मेरी लेबर काम करेगी और लेबर मुझे उससे प्रोडक्ट बनाकर देगी। अगर तो वो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, बिल्कुल तैयार से मुराद है सेलेबल कंडीशन में आ जाए, यानी बेचने वाली हालत में अगर आ जाए, तो ऐसी गुड्स को मैं कहूँगा फिनिश गुड्स। बर्गर अगर बिल्कुल तैयार हो जाता है, फिनिश गुड्स। शर्ट्स अगर बिल्कुल तैयार हो जाती हैं सारी, तो फिनिश गुड्स। ठीक है। जब तक कपड़ा था, कपड़ा क्या है? रॉ मटेरियल। कपड़े से शर्ट बन गई, फिनिश गुड्स। जब तक अंडा बन कबाब था, रॉ मटेरियल। जब अंडा बन कबाब से बर्गर बन गया, फिनिश गुड्स। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर आपने 4 बर्गर बनाने के लिए दिए हो, 4 में से 3 बन गए हो, 1 ना बनाओ। बिल्कुल हो सकता है। आपने सर 100 शर्ट्स बनाने के लिए दी हो, 100 में से हो सकता है कि 90 शर्ट्स बन गई हो और 10 शर्ट्स ना बनी हो। बिल्कुल हो सकता है। तो जो माल अभी बना नहीं है, प्रोसेस में है, मुकम्मल नहीं हुआ, उसे कहा जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। उसे क्या कहा जाएगा? वर्क इन प्रोसेस। ना वो मटेरियल की हालत में है, ना वो फिनिश गुड्स की हालत में, इन दोनों के दरमियान की जो हालत है वो हालत क्या कहलाएगी? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो रॉ मटेरियल की हालत में, फिनिश गुड्स तैयार हालत में, और इन दोनों के दरमियान की जो हालत है वो कहलाएगी वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जनाब। तो हमारे पास ये 3 किस्म की इन्वेंट्री होगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड, यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। इनको हम डिस्कस कर लिए चुके हैं। अब इसी को हम सवाल में इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड तक मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद इसमें प्लस किया हमने वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और माइनस किया वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। इस फॉर्मूले को सिर्फ माइंड में रख लीजिए, इसको डिस्कस करेंगे तफसील से। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज द पार्ट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है
और ये क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, जो भी गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की, जो भी गुड्स आपने तैयार की इस पीरियड में, उसकी कॉस्ट मालूम करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम करते हैं। जो भी गुड्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब कैसे बनेगा इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अब आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बहुत सारा पढ़ लिया हमने, आज के लिए इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।